या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातानां रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी साथियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, ये शारदीय नवरात्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और माता रानी की आप पर विशेष अनुकंपा बनी रहे। इसी क्रम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूटीईटी और सीटीईटी के लिए आवेदन हो चुके हैं, यूटीईटी के लिए हो चुके हैं और सीटीईटी के लिए आवेदन हो चुके हैं। तो जितने भी मित्र, मेरे साथी अध्यापक व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं और इसमें अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, और जो लोग भी यूटीईटी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज मैथ पेडागोजी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट तथा चाइल्ड पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट के भी कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं। तो इस वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, आप सभी को अवगत है कि इस बार आपकी सीटीईटी की परीक्षा ऑनलाइन होनी है। तो इस संबंध में भी आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी से करनी पड़ेगी और यूटीईटी के लिए भी आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से आप शुरू कर दें, क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट। सबसे पहले देखो साथियों, वैन हिले मॉडल से आप यदि प्रीवियस पेपर देखें तो हर बार कोई ना कोई कंसेप्ट वैन हिले मॉडल से आ रहा है। तो साथियों, समय के साथ साथ हमें अपने को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, अपने पढ़ने के तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम में क्या लगातार पूछा जा रहा है उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैथमेटिक्स ऑफ टीचिंग में, गणित शिक्षण में वैन हिले मॉडल का प्रयोग ज्योमेट्री को पढ़ाने में किया जाता है। और ज्योमेट्री आप जानते हैं, जहाँ पे हम त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, रेखा के बारे में बता रहे हैं, कोण के बारे में बता रहे हैं, त्रिभुज के बारे में, शंकु के बारे में, गोले के बारे में या वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे जनरली 2D और 3D आकृतियों को पढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। वैन हिले मॉडल के ज्यामितीय विचार के 5 स्तर हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि वैन हिले के ज्यामितीय मॉडल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ज्योमेट्री पढ़ाने में होता है। और इसके कितने लेवल हैं, तो 5 लेवल हैं। स्तर 0 पे चाक्षुषीकरण आता है, जिसे हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, और इसी का एक और नाम है मानसिक चित्रण। स्तर 1 आपका विश्लेषण होता है। स्तर 2 पे आपका आता है अनौपचारिक निगमन, जिसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। और स्तर 3 पे आपका आता है औपचारिक निगमन। और स्तर 4 पे आपका आता है दृढ़ता या रिजियर। तो 0 से लेकर के 4 तक हैं, तो कुल 5 स्तर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चाक्षुषीकरण। स्तर 0 पे आता है जो, या इसी को हम मानसिक चित्रण भी बोलते हैं। तो इस लेवल में बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को देखकर एवं आकार के आधार पर पहचान लेते हैं। देखकर कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, या 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इस प्रकार से आकार के आधार पर और उनको देखकर जब बच्चे किसी ज्यामितीय आकृति को पहचान लेते हैं, तो ये चाक्षुषीकरण मतलब चक्षु, हमारे आँख देखने से रिलेटेड है। चाक्षुषीकरण देखना, आँख का पर्यायवाची चक्षु, अक्षु दीर्घ, लोचन नेत्र। तो चक्षु मतलब देखना, आँखों से देखकर हम पहचान सकते हैं। तो ये आपका पहला लेवल है। दूसरा लेवल है आपका विश्लेषण या एनालिसिस। देखो बच्चों, साथियों सॉरी, विश्लेषण का मतलब होता है अंतर करना, विभेद करना, वर्गीकरण करना, विभाजन करना। जैसे आयत और वर्ग में क्या अंतर है, या चतुर्भुज और त्रिभुज में क्या अंतर है। तो जहाँ पर हम अंतर के आधार पर आकृतियों को पहचान लेंगे, उनकी तुलना करके, वहाँ पर विश्लेषण यूज होगा। जैसे बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। 2D और 3D आकृतियों की विशेषताओं के वर्णन करने में कुशल हो जाते हैं कि आयत और वर्ग में क्या अंतर है,
या वृत्त और गोले में क्या अंतर है, शंकु और बेलन में क्या अंतर है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ या 2D आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ आएंगी, 3D आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ आएंगी, उनमें अंतर के आधार पर जब बच्चे अलग कर लेते हैं तब वो विश्लेषण में आता है। विश्लेषण का अर्थ अंतर करने से है, विभेद करने से है, वर्गीकरण करने से है। नेक्स्ट है स्तर 2, अनौपचारिक निगमन या इनफॉर्मल डिडक्शन। इस स्तर पर बच्चे ज्यामितीय आकृतियों और उनके गुणों में संबंधों को स्थापित करने के योग्य हो जाते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है उसी प्रकार से समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। या आयत, क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार के अंतर होते हैं अनौपचारिक निगमन में। यदि एक वर्ग दिया है तो यह आयत भी होगा। वे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए तार्किक कारण बताने में सक्षम हो जाते हैं। यह वर्ग एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार के क्वेश्चन अनौपचारिक निगमन में होते हैं। अगला है स्तर आपका 3, जिसको हम औपचारिक निगमन बोलते हैं या फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। इस स्तर पर बच्चे ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें बच्चे परिभाषाओं, अभिग्रहितों, पहले सिद्ध किए गए कथनों को निगमनित तर्कणा द्वारा सिद्ध कर लेते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं, आगमन और निगमन। आगमन जहाँ पे हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, या स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। और निगमन में हम जाते हैं रूल टू एग्जाम्पल। पहले नियम बता दिए जाते हैं, जैसे हमने बोल दिया a+b का होल स्क्वायर, उसको ध्यान में रखकर बच्चा और क्वेश्चन कर लेता है। तो रूल टू एग्जाम्पल और जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर। तो इस प्रकार के कंसेप्ट आपके निगमन में होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जैसे ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने में सक्षम हो जाता है, जैसे त्रिभुज की परिभाषा बता देता है, चतुर्भुज की परिभाषा बता देता है, कुछ पोस्टुलेट या यूक्लिड की अवधारणाएँ क्या हैं, यूक्लिड की अवधारणाएँ क्या हैं, इनको वो बता सकता है। तो ये आपके औपचारिक निगमन में आते हैं। अब बात करते हैं हम दृढ़ता की, रिजियर की, जिसको स्तर 4 पे बोलते हैं। इस स्तर पर बच्चे ज्यामितीय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए ज्यामितीय अभिग्रहितों, प्रमेयों, थ्योरम, गुणधर्मों का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। इस चरण में विभिन्न गणितीय सिद्धांतों में ज्यामिति का प्रयोग कर सकते हैं एवं उन सिद्धांतों के प्रारंभिक मान्यताओं के आगे प्रयोग के बारे में सोच सकते हैं। तो जहाँ पे किसी प्रमेय को सिद्ध करना है, उस प्रमेय में कौन सी चीज़ें हमें दी हैं, उन चीज़ों का उपयोग, कि कहाँ पे कौन सी पोस्टुलेट यूज होगी, कहाँ पे कौन सी अभिग्रहित, कहाँ पे कौन सी प्रमेय, कहाँ पे कौन से गुणधर्म उपयोग होंगे, तो दृढ़ता या रिजियर से होता है। तो आपने देखा कि वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के 5 स्तर हैं। पहला चाक्षुषीकरण, जिसको हम मानसिक चित्रण बोलते हैं, जहाँ पर बच्चा देखकर, देखकर आकृतियों को देखकर पहचान लेता है। चाक्षुषीकरण के बाद, चाक्षुषीकरण को ही हम मानसिक स्तर भी बोलते हैं। दूसरा स्तर आता है विश्लेषण, जहाँ पे बच्चा अंतर करता है आकृतियों में। तीसरा होता है आपका अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में जैसे त्रिभुज, जैसे आयत और वर्ग में क्या अंतर है, क्या एक आयत एक वर्ग भी होगा, वर्ग और समचतुर्भुज में कैसी समानताएं हैं, ये चीज़ें आएंगी। फिर आएगा आपका अनौपचारिक निगमन, जहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग का यूज होगा, निगमनित तर्कणा का यूज होगा, रूल टू एग्जाम्पल हम जाएंगे। और दृढ़ता में हम जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, जो पोस्टुलेट पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो अभिग्रहित पढ़े हैं, उनका उपयोग किसी प्रमेय को, किसी क्वेश्चन को करने में हम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। अगला है जियो बोल्ट। यही जियो बोल्ट, इसको जियो जेब्रा सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जियो जेब्रा, जियोमेट्री से रिलेटेड है, तो जियोमेट्री, ज्यामिति को पढ़ाने में ही इस जियो बोल्ट का उपयोग होता है। सामान्यतः एक इस प्रकार का बोल्ट ही होता है जिस पर कुछ स्पाइक्स या कीलें जड़ी होती हैं, और हमारे पास एक रबड़ बैंड होता है
उस रबड़ बैंड की सहायता से हम कभी त्रिभुज बना लेते हैं, कभी आयत बना लेते हैं, कभी वर्ग बना लेते हैं, और जो कंसेप्ट हमने निकालना है उस चीज़ के द्वारा उन अवधारणाओं को या कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं। तो एक जियोबोर्ड एक गणितीय उपकरण है, और जियोबोर्ड मतलब ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग समतल आकृतियों जैसे परिधि, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, त्रिभुज, अन्य बहुभुज की विशेषताओं में बुनियादी अवधारणाओं का पता करने के लिए किया जाता है कि उनमें कैसी भुजाएं हैं, आमने सामने की बराबर हैं या चारों भुजाएं हैं, कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं, परिधि क्या बताएगी, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल या परिमाप क्या बताता है, इनको बताने के लिए। इसमें एक भौतिक बोल्ड होता है जो मैंने आपको नीचे दिखाया, जिसमें एक निश्चित संख्या में कीलें लगी होती हैं। इसके चारों ओर जियो बैंड लिपटे होते हैं, यानी कि रबड़ का बैंड होता है, रबड़ बैंड, जिससे आप कोई भी आकृति रबड़ को निकाल कर बना सकते हैं। जो रबड़ से बने होते हैं इसमें रबड़ बैंड का भी उपयोग किया जा सकता है। और 1950 के दशक में मिस्र के गणितज्ञ कॉलेम गेटेनको द्वारा यह जियो बोल्ड बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियो बोल्ड का उपयोग क्या पढ़ाने में किया जाता है, तो ज्योमेट्री पढ़ाने में किया जाता है, और इसके द्वारा परिधि, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, त्रिभुज और अन्य बहुभुज की जो मुख्य विशेषताएं हैं या बुनियादी विशेषताएं हैं उनको बताने में किया जाता है। अब है आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र। देखो, आपने प्याजे को पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं प्याजे भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। प्याजे और वाइगोत्स्की, प्याजे एडप्शन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पर बल देते हैं, जबकि आपके वाइगोत्स्की साहब सोशल इंटरेक्शन पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिस प्रकार से अरस्तु ने बोला था, और बच्चा सोशल इंटरेक्शन करके ही सीखता है। जब वो विद्यालय में जाता है, अपने साथियों से बात करता है, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट होता है, सोसाइटी में जाता है, समाज में शादी ब्याह में जाता है, बर्थडे पार्टी में जाता है, तो सोशल इंटरेक्शन जब वो करता है तब जाकर बच्चा सीखता है। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की ने दिए हैं दोनों कंसेप्ट, और ZPD के बाद में कंसेप्ट आपको और पढ़ाऊंगा, स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। तो ज़रा मैं इन दोनों में आपको अंतर बता दूं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। जब कोई बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पाता है, लेकिन अपने माता पिता की मदद से, अपने शिक्षकों की मदद से और अपने साथियों की मदद से कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, सहारा देना, आगे बढ़ाना। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पाड, ढांचा, मचान। जैसे आप घर में छत डालने के लिए मचान बनाते हैं, पाड बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, तो एक सहारा देना ही है, आगे बढ़ाना ही है। उसी प्रकार स्कैफोल्डिंग भी होता है, सहारा देना, आगे बढ़ाना, मदद करना। और जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे किन कार्यों को स्वयं कर पा रहा है और किन कार्यों को किसी की मदद से कर रहा है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वही जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा वाइगोत्स्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है। संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको TET के लिए, CTET के लिए, UTET के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ या कुछ कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आप इनके बारे में पहले से जानते हैं, कुछ चीज़ें आप मेरे को सुनेंगे तो आपको उन चीज़ों को करने में मदद मिलेगी। तो जो मेरे बोलने से, मेरी वीडियो देखने से आपको जो मदद मिलेगी वही एक प्रकार का क्या है, स्कैफोल्डिंग है। अब इन दोनों के बीच अंतर, जो चीज़ आपको पहले से आती थी, अब आपने कोई वीडियो देखी, कुछ नई किताब पढ़ी, कोई नया लेक्चर सुना, उससे आपको आ गई। इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस क्या कहलाता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार कोई बच्चा बड़ों के उदाहरण देखता है, धीरे धीरे कुछ कामों को बगैर बड़ों की मदद के करना सीख जाता है। जैसे उसने देखा कि आप कोई काम, किचन में चाय कैसे बना रहे हैं,
पानी कैसे भर रहे हैं, आप झाड़ू कैसे मार रहे हैं, छोटा बच्चा। तो उन धीरे धीरे वो आपको देखकर सीख लेता है कुछ चीज़ें। जैसे पहली कक्षा के बच्चों ने भाषा के पीरियड में शिक्षक की मदद से किसी शब्द की पहली आवाज़ को पहचाना, जैसे अ। फिर बाद में उन्होंने उन शब्दों की पहली आवाज़ को भी पहचाना सीखा जो उनको नहीं सिखाए या बताए गए थे। अ, आ, फिर क बोलना सीख गया, वो का बोलना सीख गया। तो इस प्रकार के वर्ड भी बच्चा सीख गया। तो पहला वर्ड तो उसने आपको देखकर सुना, लेकिन बाद के वर्ड उसने खुद से सीख लिए। तो इन चीज़ों के बीच का डिफरेंस ही जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। राजस्थान के आदिवासी अंचल के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली पहली कक्षा की एक बच्ची बिमला ने पहले साल हिंदी में 6 से 7 वर्णों को पहचाना और कुछ मात्राओं को पढ़ना सीख लिया था, मगर अगले साल तक अन्य बच्चों के सहयोग और शिक्षकों के निर्देशन में धीरे धीरे 25 से 26 वर्णों को पहचाना और कुछ मात्राओं को पढ़ना सीख लिया था। तो देखो, पहले जब साल बच्चा स्कूल में आया तो उसने टीचर की मदद से 6-7 वर्ण सीखे, लेकिन अगले साल उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, सीधे वो 26 से 27 शब्दों को सीख भी लिया, बोलना भी सीखा, मात्राएं भी सीख गई। यानी कि कुछ उसने अपने से सीखा और कुछ उसने किससे सीखा, अपने शिक्षकों की मदद से, अपने साथियों के जब वो संपर्क में आई बच्ची तब उसने सीखा। तो यही है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम संभावित विकास का क्षेत्र किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। क्या है, जब कोई बच्चा किसी कार्य को स्वयं कर लेता है, कुछ चीज़ें स्वयं सीख लेता है और कुछ चीज़ें किसी की मदद से सीखता है, इसके बीच अंतर को ही हम जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब बात करेंगे हम स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण। इसी को मैंने बोला, इसके नाम है पाड, ढांचा, मचान। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, आपने पढ़ा तो है लेकिन आपने इनकी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पाता है लेकिन अपने माता पिता की मदद से, शिक्षकों की मदद से, साथियों की मदद से कर लेता है, वाइगोत्स्की ने इसको क्या नाम दिया, तो आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। पार्ट, एडॉप्शन, एसिमिलेशन या ZPD, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या मचान। तो आप क्या लिखोगे, पार्ट या ढांचा, मचान। इन तीनों शब्दों को भी याद कर लो। जैसे घर में मचान बनाते हैं हम किसी काम को करने के लिए, आगे सहारा देने के लिए, तो पार्ट, ढांचा, मचान इसके पर्यायवाची हैं। तो ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। इसका जो ये कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आया, ये ZPD से ही आया, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ही आया। ढांचा निर्माण स्कैफोल्डिंग एक टेक्निक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या कोऑपरेटिव लर्निंग में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को आयोजित करना पड़ता है। जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे छात्र की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता है तो निर्देशों की संख्या भी कम हो जाती है। पहला कंसेप्ट पढ़ाते समय हम बहुत सारे नियम बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, बार बार उनको रूल लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे बच्चा जब पढ़ता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो ये चीज़ें स्वयं कम हो जाती हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ही ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। बच्चों के पास अव्यवस्थित, असंगठित संप्रत्यय होते हैं, आप जानते हैं, उनका नॉलेज अव्यवस्थित होता है, उनकी जो कंसेप्ट हैं वो असंगठित होते हैं। जबकि कुशल सहायक के पास जो ट्रेनिंग करके आते हैं, क्रमबद्ध, तार्किक, बुद्धिसंगत विचार होते हैं। बच्चे तथ्य कुशल सहायक के भी संवाद के परिणाम स्वरूप बच्चे के विचार ज़्यादा क्रमबद्ध, संगठित, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण हो जाते हैं। तो यानी कि शिक्षक के सहयोग से बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन ऐसी आता है, सहारा देना, आगे बढ़ाना। यानी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब जब बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पा रहा है,
यानी कि उसको री लिखना नहीं आ रहा था, धीरे धीरे मैडम ने या सर ने उसका हाथ पकड़ के उसको री बनाना सिखाया, री से ऋषि सिखाया, तो उसको ये चीज़ आ गई। तो हमने उसको क्या दिया, सहारा दिया, आगे बढ़ाया, यही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग दोनों कंसेप्ट वाइगोस्की ने दिए हैं। और जेडपीडी मैंने आपको बोला कि छात्र द्वारा स्वयं किए जाने वाले एवं साथी समूह की मदद से किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। जैसे हम बोलते हैं कई बच्चे कमज़ोर होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है क्लासरूम में, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। तो जो बच्चे ज़रा लेट सीखते हैं तो उनको हम उनके साथियों के साथ बिठा देते हैं और बोलते हैं कि इसको भी बताओ जो इसको नहीं आ रहा है, या हमसे पूछो, तब वो बच्चा उन चीज़ों को सीख लेता है। यही दोनों डिफरेंस क्या होंगे, जेडपीडी होंगे। अब हम बात करेंगे, देखो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सर्व शिक्षा अभियान पर, SSA पर। कभी कभी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता, प्रतिधारणाएं, और ये प्राइमरी एजुकेशन में बालक बालिका के बीच सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करना। कि पहले बच्चों को लड़कों को ही स्कूल भेज दिया जाता था, लड़कियों की एजुकेशन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी एजुकेशन, वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, जैसे ड्रेस है, आपकी मिड डे मील है, इस प्रकार की योजनाएं, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण। आपने देखा भी होगा स्कूलों में लिखा रहता है अतिरिक्त कक्षा कक्ष, तो वो इसी SSA से बनते हैं। प्रसाधन कक्ष, पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का इन सर्विस टीचर के लिए समय समय पर ट्रेनिंग करना, उनको नवाचार प्रशिक्षण प्रदान करना, एकाडमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, अधिगम स्तरों परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। तो ये SSA में ही आता है। और कभी कभी जनरली पूछ भी लिया जाता है पेपर में कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किस एक्ट में आया, तो आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन में ये बात आई है। SSA सर्व शिक्षा अभियान के 8 मुख्य कार्यक्रम हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, ICDS, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, आवासीय विद्यालय। SSA को देश के सभी जिलों में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। 2010 तक सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में बनाए रखना इसका उद्देश्य था। यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और इसे संशोधित कर सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2000 लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं, देखो अब हमारे पास है राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, बच्चों को विद्यालय में ही आप खाना दें। पहले क्योंकि चावल मिलता था पहले, फिर उसके बाद 2004 के बाद क्या हुआ कि स्कूल में ही मिड डे मील योजना हुई, जिसमें बच्चों को भोजन भी दिया गया। अब कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि इस योजना का नाम अब PM पोषण योजना कर दिया गया है। पेपर में आया था कि मिड डे मील का योजना का नाम अब PM पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। तो ये राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम क्या है, तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी भोजन दिया जाएगा, ऊर्जावान भोजन, और जो 20 ग्राम प्रोटीन युक्त होगा। कितने, 6 से 8 के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन। सबसे पहले अक्टूबर 2007 में 3479 ब्लॉक्स में 6 से 8 तक के लिए विस्तारित किया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो अक्टूबर 2007 में 3479 ब्लॉक्स में 6 से 8 तक के लिए विस्तारित किया गया था ये राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम। तो इसमें होता क्या है
देखो, ये इसीलिए योजना बनाई गई थी कि बच्चों को जब स्कूल में फ्री ड्रेस भी मिलेगी, फ्री भोजन भी मिलेगा, किताबें भी मिलेंगी, तो अधिक से अधिक छात्र संख्या बढ़ेगी। नामांकन बढ़ाने के लिए ये किया गया था। और विद्यालय स्कूल बच्चे रेगुलर आए। उपस्थिति विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए सबसे पहले 15 अगस्त 1995 में NPNSE कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसी 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत भी हुई थी। और 15 अगस्त 1995 से ही ये राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम लागू हुआ था, जो 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। आगे बात करते हैं। उसके बाद 2001 में इस राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर मध्याह्न भोजन योजना हुआ, MDM, मिड डे मील। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम का नाम कब MDM कर दिया गया? तो 2001 में कर दिया गया। आगे बात करते हैं। MDM योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को देखो, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 दिनों के लिए 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा के साथ भोजन दिया गया। यानी कि जो उनको मिड डे मील प्राप्त किया जाएगा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, वो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त होगा और 300 कैलोरी युक्त होगा। जबकि 6 से 8 तक वाले बच्चे ज़रा बड़े होते हैं तो उनके लिए 700 कैलोरी भोजन ऊर्जा युक्त होगा और 20 ग्राम प्रोटीन होगा। जबकि प्राइमरी के लिए 8 से 12 ग्राम और 200 कैलोरी 300 कैलोरी युक्त होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक पूछा जाएगा। और मैंने बोल दिया है कि इसका नाम अब PM पोषण योजना कर दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लर्निंग कर्व के बारे में। सीखने के वक्र, अधिगम वक्र। तो देखो, अधिगम वक्र क्या होते हैं कि यहाँ पर समय, अधिगम का समय और अधिगम की दर, रेट के बीच ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। एक कर्व खींचे जाते हैं कि कितना समय लग रहा है सीखने में और किस दर से बच्चा सीख रहा है, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, डायमिनिजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व, तीसरा है नतोदर वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, सरल रेखीय वक्र। देखो, यदि हम सरल रेखीय वक्र को खींचें, इधर हम समय ले लें और इधर सीखने की दर ले लें, तो यदि सीखने की दर और सीखने में लिया गया समय एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहे हैं, यानी कि एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है हमें, तो ये आपका कहलाता है सिंपल लीनियर कर्व। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व प्राप्त हो रहा है सीखने में लिया गया समय और सीखने के दर के बीच। फिर है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है कि बच्चा सीखने में, ये देखो यहाँ पर ये है आपका उन्नतोदर वक्र। इस इधर समय लिया है और इधर क्या लिया है, अधिगम की दर, रेट ऑफ लर्निंग लिया है। तो यदि अधिगम में लिया गया समय कम हो और अधिगम की दर क्या हो, अधिक हो, देखो यहाँ ये ग्राफ इस प्रकार से बढ़ा और यहाँ से सीधे इधर को बढ़ गया, मतलब कि कम समय में बच्चा यदि अधिक सीख रहा है तो उसे उन्नतोदर अधिगम वक्र बोलेंगे। और सिंपल लीनियर कर्व को क्या बोलेंगे कि इनमें निश्चित अनुपात में बच्चा सीख रहा है, जिस दर से समय बढ़ रही है उसी दर से बच्चे का सीखने की दर भी बढ़ रही है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके अधिगम की दर भी बढ़ रही है। यानी कि पहले दिन उसने कम सीखा, दूसरे दिन ज़्यादा सीखा, 6 महीने में उसको बहुत सारी चीज़ें आ गई और 1 साल में वह लगभग सभी को सीख गया। तो ये आएगा आपका सरल रेखीय वक्र। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कम समय में जल्दी सीख लेते हैं, तो ये कर्व उनके लिए होगा उन्नतोदर अधिगम वक्र। और नतोदर अधिगम वक्र में क्या होता है कि कोई बच्चा अधिक समय में यदि कम सीख रहा है तो उसको हम बोलते हैं आपका नतोदर वक्र। यानी कि इसमें क्या होता है, अधिगम में लिया गया समय अधिक हो और अधिगम की दर कम हो,
यानी कि अधिक समय में बच्चा यदि ये सीधे बढ़ रहा है इधर को, यानी कि समय अधिक हो रहा है और बच्चे की सीखने की दर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो ये कहलाएगा आपका नतोदर अधिगम वक्र। और एक होता है मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चा समय के साथ उसने सीखा, फिर वो डाउन आता है, यानी कि कभी अधिगम की दर कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है। तो यानी कि जैसे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आया, पढ़ना शुरू कर दिया, हाफ ईयरली नहीं हुई, नहीं पढ़ा, यानी कि अभी पढ़ना शुरू नहीं किया उन्होंने। तो यानी कि कभी अधिगम की दर घट रही है, कभी बढ़ रही है समय के साथ साथ, इसी को हम मिश्रित वक्र या मिक्स्ड कर्व कहते हैं। यानी कि यह उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र का मिश्रित रूप है, और इसको यहाँ पे एस बनना है तो इसको एस कर्व के नाम से भी जाना जाता है। और यह यहाँ पे क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहता है, तो इस प्रकार का ग्राफ वहीं पे बनेगा एस कर्व वाला। तो इससे और नई चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो।